हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं एक अपकमिंग आईपीओ जीएसपी क्रॉप साइंसेज का आईपीओ, जो कि 16 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें क्लियर करेंगे एक एक करके, जिससे आपको पता चल पाएगा कि लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, पर डिसीजन आपको अपने रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जान लेते हैं, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। तो बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट के अंदर भी कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही, मतलब जीरो जीएमबी बता रही है। ठीक है, फिर बात आती है एंकर लिस्ट की। तो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा 120 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। एंकर इन्वेस्टर्स में अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड और एफआईआईज में कोई ज्यादा बड़े नाम नहीं है, ना ही इंश्योरेंस कंपनीज में कोई बड़े नाम है। 3 एंकर शामिल है, मतलब 3 फंड्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है 120 करोड़ रुपए के आसपास, जिसके अंदर पहला नाम है शाइन स्टार मिड कैप फंड। ठीक है, और दो जो अलग फंड है वो एक ही कंपनी है, मॉरिशस बेस्ड है, मतलब मॉरिशस के अंदर रजिस्टर्ड है। क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड, उसका एक है सिएटल फंड और दूसरा है एलाइट फंड। तो टोटल 3 फंड्स ने पैसा लगाया है और कोई बड़े नाम नहीं है, इसीलिए मुझे एंकर लिस्ट ठीक ठाक लगी, बिलो एवरेज लगी। तो जीएमपी और एंकर लिस्ट दोनों ही बिलो एवरेज है, मतलब जो हम पॉइंट देते हैं, तो जीएमपी में मैं 0 पॉइंट देना चाहूंगा, एंकर लिस्ट के अंदर भी मैं 0 पॉइंट देना चाहूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ी दया कर ले तो आधा पॉइंट। और दोस्तों, जीएमपी वगैरह के बारे में और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर छोटे मोटे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी की सबसे पहले अगर आपको फुल फॉर्म बताऊं जीएसपी की, तो कंपनी की फुल फॉर्म है गुजरात सुपर फॉस्फेट, मतलब जीएसपी का जो नाम है गुजरात सुपर फॉस्फेट है। अब सिंपल आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। तो ये कंपनी क्या है कि जो फसल होती है, जब हम खेती करते हैं फसल होती है, तो फसलों की सुरक्षा का ये कंपनी काम करती है, मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन, उसके रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स बनाती है। तो फसलों के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, कुछ बीमारियां लग जाती है, पास में फालतू घास उगती है जो इसको खरपतवार वगैरह बोलते हैं, तो उनसे बचाने के लिए दवाइयां स्प्रे वगैरह जो होते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसको केमिकल्स बोलते हैं। ये टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशन दोनों ही बनाती है। टेक्निकल होता है रॉ फॉर्म और फॉर्मुलेशन होता है जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू की बात करें तो इंसेक्टिसाइड, जो कीड़े मारने वाली दवाइयां होती है, वहां से लगभग 58% का रेवेन्यू जनरेट होता है। फंगीसाइड होती है जो फफूंदनाशक होता है, वहां से 15% के आसपास। हर्बिसाइड्स होता है जो घास फूस नाशक होता है, जो खरपतवार खत्म करने के लिए, वहां से भी लगभग 15% के आसपास। उसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं, वहां से लगभग 11% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब ओवरऑल ये मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन का काम करती है। मार्केट शेयर की बात करें तो एग्जैक्टली तो मार्केट शेयर नहीं बता सकते, लगभग 1 से 1.5% का मार्केट शेयर है इसका इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स खूब है, ये कंपिटिटिव बिजनेस है। और कंपनी के पास 100+ ग्रांटेड जो पेटेंट्स होते हैं अलग अलग। कभी कभार क्या केमिकल्स बनाते हैं, कोई ऐसा केमिकल होता है जो कंपनी अलग से, मतलब एक नया केमिकल बन जाता है, तो इस तरह के कई सारे पेटेंट्स होते हैं इनके पास। बाकी कंपनी जो है लगभग 1985 से चल रही है, लगभग इनकॉर्पोरेशन अगर देखें तो 1985 से है, तो 40 साल से ऊपर हो गए हैं कंपनी को अपने सेक्टर के अंदर, अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी लगभग कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 4 गुजरात के अंदर है, 1 जम्मू कश्मीर के अंदर है। बाकी अगर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक इनकम देखें तो लगभग 90% के आसपास डोमेस्टिक इनकम है, बाकी 10% के आसपास मान के चले तो एक्सपोर्ट से इनकम है। बाकी कंपनी की आरएचपी या कहीं और भी अगर देखा जाए तो वहाँ का मेंशन किया हुआ कि 15 से 20% मतलब एक्सपोर्ट इनकम, और ये 35+ कंट्रीज में अपना जो एक्सपोर्ट करती है। ये जो एक्सपोर्ट के डेटा है ये ऊपर नीचे इसीलिए होते हैं, कभी कभार ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, कभी कम होता है, तो लगभग आप मान के चले कि भाई 10 से लेकर 20% के बीच में इसका एक्सपोर्ट इनकम होता है। तो ओवरऑल ये बिजनेस डिमांडिंग भी है, बट हाईली कॉम्पिटिटिव, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है और अनलिस्टेड प्लेयर्स भी खूब है, मतलब कंपटीशन इसको काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है। तो कंपिटिटिव बिजनेस है, मतलब कोई ऐसा कॉमन सेक्टर है, कोई यूनिक सेक्टर नहीं है। तो कंपनी के पास ऐसा विशेषताएं क्या है, तो इसके लिए इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक और सितंबर 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स के अंदर ओवरऑल तो ग्रोथ देखने को मिली है, बस 2024 में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो उसका रीजन कंपनी ने अपनी आरएचपी में बताया कि भाई इन्वेंट्री में कुछ कमी आई थी। इन्वेंट्री मतलब जो पीछे माल स्टोरेज होता है उसके अंदर कमी है, ट्रेड रिसीवेबल्स में कमी आई थी और अपने बैंक बैलेंस में कुछ अपने इन्होंने कमी बताई है। फिर रेवेन्यू के अंदर भी ओवरऑल तो ग्रोथ है, बट 2024 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। उसके पीछे का कंपनी ने रीजन बताया कि भाई एक्सपोर्ट के अंदर भी थोड़ा मतलब गिरावट देखने को मिली है, और जो डॉलर रुपीज में जो इनको पेमेंट रिसीव होता है
तो ये डॉलर जैसे रुपीस का भाव गिरता है तो उसके कारण भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बाकी मानसून देखिए जब जल्दी नहीं आता तब भी इनकी भाई जो डिमांड होती है क्रॉप प्रोटेक्शन की वो कम होती है। तो ये कारण मेंशन किए हैं अपनी आरएचपी के अंदर, और भी कारण हो सकते हैं, बट ओवरऑल जो रेवेन्यू गिरना है वो नेगेटिव बात होती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर लगातार ग्रोथ है। मार्जिन्स 2023 के अंदर 1.78%, 2024 के अंदर 5.27%, 2025 के अंदर 6.31% के आसपास है। मतलब मार्जिन्स हर साल बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। नेट वर्थ के अंदर ग्रोथ है। इसके बाद में रिजर्व्स 490 करोड़ रुपए के हैं और बोरोइंग्स भी हर साल बढ़ रही है। 321 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग्स है, मतलब थोड़ी ज़्यादा है। 0.55 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है। बट एक अच्छी बात यह है कि आईपीओ के पैसे से अपना डेट पे कर रही है 170 करोड़ रुपए के आसपास। आईपीओ के बाद काफ़ी हद तक डेट इसका कंट्रोल के अंदर आ जाएगा और इसका एनुअल प्रॉफिट देखें या इसके हाथ में रिजर्व्स देखें तो उस हिसाब से मतलब ज़्यादा रिस्क तो नज़र नहीं आ रहा। मतलब आईपीओ के बाद ये रिस्क फ्री कंपनी हो जाएगी और फाइनेंशियल्स इसके अच्छे नजर आएंगे। पर ये भी जो डेट है ये पे करती है तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आरओई आरओसी देखे तो 15% से ऊपर, ये अच्छी बात है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की, तो इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखे तो करीब करीब 15 का निकल कर आता है। और रेवेन्यू वाइज ठीक है, मतलब ज़्यादा कोई छोटी कंपनी नहीं है अपने सेक्टर के अंदर जो उसने अपने पीयर्स मेंशन किए हैं। इसके इंडस्ट्री के अंदर जो बड़ी कंपनियां पीआई इंडस्ट्री और सुमिटोमो ये थोड़े बड़े नाम है। तो अदर्स का जो पीई है 4 से लेकर 40 के बीच में, हैरानबा का है थोड़ा 250 के आसपास। ओवरऑल अदर हम जो प्लेयर्स हैं उनका 4 से 40 के बीच में मान के चलते हैं, इसका 15 का है। तो वैल्यूएशंस ठीक है और ज़्यादा महंगी भी नहीं कह सकते हैं। प्राइस टू बुक 2.77 का है, तो प्राइस टू बुक वाइज अगर देखा जाए तो वैल्यूएशंस ठीक ही नजर आती है, मतलब वैल्यूएशंस महंगी नहीं है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स। फाइनेंशियली भी कंपनी आईपीओ के बाद अच्छी रहेगी और फंडामेंटल्स भी ठीक नजर आ रहे हैं, वैल्यूएशंस भी एक अच्छी है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 16 से लेकर 18 मार्च के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट है 24 मार्च को। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया 304 रुपए से लेकर 320 रुपए के बीच में। 46 मतलब 46 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है टोटल 400 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 240 करोड़ रुपए के। ओएफएस 160 करोड़ रुपए का है। फ्रेश इश्यू से 170 करोड़ रुपए ने अपना डेट पे करने के अंदर काम में लेने वाली है। आईपीओ से पहले जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 98.3% है, बाद में रह जाएगी 71.7%। मतलब प्रमोटर की होल्डिंग तो अच्छी है। मार्केट कैप अभी के प्राइस बैंड के हिसाब से 1488 करोड़ रुपए के आसपास बनेगा। मतलब छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, ज़्यादा इतनी भी रिस्की नहीं कह सकते, बट स्मॉल कैप में रिस्क तो बना हुआ ही रहता है, छोटा मार्केट कैप है इसीलिए। अब ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैं सारी चीज़ें आपके क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही इन्हीं चीज़ों के आप घरों से रहिएगा। मैं सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों जो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैस पैरामीटर्स, सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन में डिमांड देखने के लिए। अभी जीएमपी बता रही है 0, ठीक है, ग्रे मार्केट के अंदर कोई डिमांड नहीं है, तो जीएमपी में मैं 0 पॉइंट देना चाहूँगा। एंकर लिस्ट 2-3 नाम है, तो एंकर लिस्ट में मैं 0 पॉइंट अभी देना चाहूँगा। ठीक है, ज़्यादा खींच के आधा पॉइंट भी दे दे तो दया करके, बाकी मुझे इससे कोई खास एंकर लिस्ट लगी नहीं। वैल्यूएशंस की बात करें, वैल्यूएशंस इसकी ठीक है, उसके अंदर आधे से लेकर 1 पॉइंट दे सकते हैं, मतलब 1 पॉइंट दे दे चलो चलेगा। कि सब्सक्रिप्शन देखिए जीएमपी पर ज़्यादा डिपेंड करता है, अगर जीएमपी वगैरह ज़्यादा होती है तो सब्सक्रिप्शन के फिगर्स भी अच्छे नज़र आते हैं। अभी 3 में से हाईएस्ट अगर देखें तो 1 से 1.5 के बीच में पॉइंट बन रहा है, मतलब रिस्की टू न्यूट्रल के बीच में इसका पॉइंट बन रहा है। बाकी ये सिर्फ पैरामीटर्स बता रहा हूँ मैं, आईपीओ के एनालिसिस रिस्की टू न्यूट्रल नहीं कह रहा हूँ। और चौथा पॉइंट अभी सब्सक्रिप्शन भी आना बाकी है, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए और देख के आराम से आपको अप्लाई करना चाहिए, सोच समझ के। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। पॉजिटिव में मुझे ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी मुझे बैलेंस्ड नजर आ रही है, मतलब इतना कोई ज़्यादा रिस्क पॉइंट्स नजर नहीं आए कंपनी के अंदर कि भाई कोई हाई रिस्क है कि भाई लोगों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, ऐसा मुझे लगा नहीं। एक अच्छी बात है कि फ्रेश इश्यू से अपना डेट पे कर रही है, अच्छी बात है, इससे डेट थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा आईपीओ के बाद। कंपनी फाइनेंशियली ठीक नजर आ रही है। 2024 में हल्का सा डिप था, बट कंपनी ने ओवरऑल वापस संभाल लिया है। मार्जिन्स वगैरह के अंदर हर साल ग्रोथ देखने को मिली है, अच्छी बात है। बाकी आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, 15% से ऊपर, अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी रहेगी आईपीओ के बाद, 70% से ऊपर, अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स विशेष मैं आपको बताया कि ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। एक तो 2024 में एक रेवेन्यू एसेट्स के अंदर हल्का सा डिप था, वो थोड़ा सा नेगेटिव लगा, पर ये देखो वापस रिकवरी आ जाएगी। और दूसरा मुझे नेगेटिव लगा कि भाई डेट थोड़ा सा ज़्यादा था, 0.5 का डेट टू इक्विटी रेशियो, पर आईपीओ से डेट पे कर रही है, थोड़ा कंट्रोल के अंदर आ जाएगा आईपीओ के बाद। मतलब जो इसकी कमियां थी वो उसने थोड़ी सी सुधार ली है। ओवरऑल ज़्यादा मुझे नेगेटिव्स नहीं लगे, एक बैलेंस्ड कंपनी कह सकते हैं, ज़्यादा रिस्की कंपनी नहीं नजर आ रही है।
बट इतना ज़्यादा कोई अट्रैक्शन भी नहीं है कि भाई अदर कंपनीज के मुकाबले देखे कोई अट्रैक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा हो कि बहुत सस्ती वैल्यूएशंस है, कि बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, तो वो ऐसा नज़र नहीं आया। ठीक है, कंपनी बैलेंस्ड है, नो डाउट। बाकी हाँ, नज़र बना के रख सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई डिमांड वगैरह कैसी आती है, उस बेसिस पर आप वही सेकंड डे, थर्ड डे के अंदर, फाइनल डे के अंदर डिसीजन बना सकते हैं। मार्केट कंडीशन अच्छी हो तो क्या है कि ऐसे जो आईपीओज हैं उनको थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाता है। जब मार्केट कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती तो भले ही अच्छे आईपीओज हो तो उनको थोड़ा सा मतलब सपोर्ट भी कम मिलता है, जिसके कारण डिमांड भी कम रहती है। बट क्या होता है कि बहुत अच्छे आईपीओज होते हैं तब उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो एक अलग चीज़ होती है। या मिड लेवल के आईपीओज होते हैं तो वो भी दब जाते हैं, तो ये चीज़ होती है। और लॉन्ग टर्म के लिए अभी की कंडीशन मतलब वो फेवर नहीं कर रही कि भाई जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे 1 साल 2 साल, तो वो अभी की कंडीशन ऐसी है कि भाई आज लिस्टिंग मिल गया, लिस्टिंग होती, कल की तारीख में शेयर एकदम से डाउन आ जाता है, तो आज की तारीख में भरोसे नहीं लग रहे हैं। भाई हमें कोई भी डिसीजन बनाना होता है वो समय देख के, परिस्थिति देख के बनाना पड़ता है, ठीक है। तब आपको सोचना है कि आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं ज़रूर, मुझे काफ़ी लोग पूछेंगे तो मैं वेट करूंगा दूसरे तीसरे दिन इसका कैसी डिमांड आती है उस बेसिस पर सोचूंगा। हाँ, इग्नोर करने जैसी कंपनी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।